सेलिब्रिटी इंटरव्यूज में अक्सर उनके नए प्रोजेक्ट्स और निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ मौकों पर ये इंटरव्यू तब पटरी से उतर जाते हैं जब कोई अनुचित सवाल पूछ लिया जाता है या सेलिब्रिटी अपना स्वभाव बदलकर अजीब व्यवहार करने लगते हैं, और ऐसे पल अक्सर दशकों तक चर्चा में रहते हैं। नंबर 10। डेविड ब्लेन अपने जादुई करतब और नजर के धोखे के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने लोगों को वर्षों तक हैरान किया। वह अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर है, चाहे मंच हो या सड़क। लेकिन 2001 के एक इंटरव्यू में उन्होंने इसे जरूरत से ज्यादा दिखाया। जिस इंटरव्यू की बात हो रही है वो GMGM टीवी यानी गुड मॉर्निंग टेलीविजन के लिए फिल्माया गया था, जो यूके का पहला राष्ट्रीय ITV ब्रेकफास्ट टीवी शो था। इंटरव्यूअर इमॉन होम्स, यूके के प्रसिद्ध प्रस्तुतकर्ता, कभी नहीं सोच सकते थे कि ब्लेन से बातचीत पूरी तरह एक तरफा होगी। ब्लेन के सेट पर आते ही होम्स ने परिचय कराया, लेकिन बातचीत तुरंत रुक गई, जिससे यह इंटरव्यू अब तक के सबसे असहज और अजीब इंटरव्यूज में शुमार हो गया। होम्स सवाल पूछते तो ब्लेन बिना भाव और जवाब की इच्छा के बस घूरते रहते। उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर हथेली बाहर करते हुए होम्स को बार बार अपनी हथेली पर बनी बुरी नजर का चिन्ह दिखाया। आखिरकार होम्स ने पूछा, यह आंख किस लिए है? तब ब्लेन ने चुप्पी तोड़कर कहा, सुरक्षा। होम्स ने पूछा कि उन्हें किससे सुरक्षा चाहिए, और ब्लेन ने सपाट स्वर में जवाब दिया कि यह उनकी जान जाने से सुरक्षा के लिए है। 18 साल बाद ब्लेन फिर शो में आए। इस बार इंटरव्यू लॉरेन केली ने लिया, जो प्रसिद्ध प्रस्तुतकर्ता है। उन्होंने पिछली बातचीत का जिक्र किया और पूछा कि ब्लेन ने होम्स से कुछ कहने से क्यों इनकार किया। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे वह बैकस्टेज ग्रीन रूम में थे। उन्हें अचानक लगा कि जो कार्ड ट्रिक उन्होंने तैयार की थी वह शो के लिए बहुत उबाऊ होगी, इसलिए उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई। उन्हें लगा कि अगर वह पूरे इंटरव्यू के दौरान चुप ही रहे तो यह मजेदार होगा। लेकिन होम्स ने बाद में कहा कि उस इंटरव्यू में बैठना बहुत कष्टदायक और तनावपूर्ण था। ब्लेन ने बाद में होम्स से माफी मांगी और उनके साथ कुछ कार्ड ट्रिक्स साझा की। नंबर 9। टॉम क्रूज, जो मशहूर फिल्म स्टार है और जिनका नाम मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने वर्षों में कई दिलचस्प इंटरव्यू दिए हैं, जैसे वो पल जब उन्होंने ओपरा विन्फ्रे के सेट पर सोफे पर कूदना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने खुलासा किया कि वो अभिनेत्री केटी होम्स को डेट कर रहे हैं। उनके ज्यादातर इंटरव्यू योजना के अनुसार ही चलते हैं, जिसमें क्रूज शांतिपूर्वक और सोच समझकर सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन एक और इंटरव्यू जो 24 जून 2005 को हुआ था, योजना के अनुसार नहीं चला, और उस घटना की क्लिप्स को ऑनलाइन अनगिनत बार देखा गया है। क्रूज के प्रशंसक उनकी नई फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जो H.G. वेल्स की साइंस फिक्शन कहानी पर आधारित थी, का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई लोग इसे याद करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब यह कहानी कई साल पहले एक रेडियो शो में प्रस्तुत की गई थी तो इसने अफरा तफरी मचा दी थी, और इसी वजह से वे उत्साहित थे कि यह कहानी बड़े पर्दे पर कैसे दिखाई जाएगी। जिस दिन की बात है, उस दिन क्रूज टुडे शो में नजर आए, जिसे उस समय मैट लॉर होस्ट कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर लॉर ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे क्रूज नाराज हो गए, और उसके बाद जो गर्मा गर्म बहस हुई उसके बारे में आज भी बात की जाती है। उस समय तक वे आने वाली फिल्म और इस बात पर बात कर चुके थे कि क्रूज और केटी होम्स जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन सवाल जवाब अचानक अप्रत्याशित मोड़ पर आ गया। लॉयर ने इस बात का जिक्र किया कि अभिनेत्री ब्रुक शील्ड्स ने अपनी प्रसवोत्तर अवसाद का इलाज करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, और इस बारे में क्रूज ने जो टिप्पणियां की थीं उनके बारे में भी बात की। इससे पहले क्रूज ने शील्ड्स की आलोचना की थी, यह कहते हुए कि दवा का उनका इस्तेमाल न केवल खतरनाक था बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी था। ये बयान उनके चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से जुड़ाव और समूह की मान्यता से आए कि मनोरोग दवाएं भलाई से अधिक नुकसान करती हैं। उन्होंने कहा कि शील्ड्स की दवा का उपयोग अन्य नई माताओं को भी प्रेरित करेगा, और प्रसवोत्तर अवसाद का इलाज विटामिन, व्यायाम और आहार से संभव है। लॉयर के पूछने पर क्रूज ने उन पर इन दवाओं का समर्थन करने का आरोप लगाया, जबकि वे अनजान थे। उन्होंने कहा कि मनोरोग विज्ञान छद्म विज्ञान है, लेकिन बाद में माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें स्थिति को कम आक्रामक तरीके से संभालना चाहिए था। नंबर 8।
सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते समय विषय से भटकना अच्छा नहीं होता, चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी दिलचस्प या विवादास्पद हो। डेविड लेटरमैन ने यह सबक शायद कभी नहीं सीखा। 2013 में लिंडसे लोहान का इंटरव्यू लेते वक्त उनके व्यवहार को इसका सबूत माना जाता है। उस साल लिंडसे लोहान ने अपनी जिंदगी के उथल पुथल भरे समय के बाद फिर से अभिनय में वापसी की थी। वह शराब और अवैध पदार्थों की आदी थी और कई बार पुनर्वास केंद्र गई, लेकिन असर खास नहीं हुआ। हालात और भी खराब हो गए थे क्योंकि उन्होंने लगातार ऐसी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन उन्होंने वापसी की और एक फिल्म और सिटकॉम में नजर आने वाली थी जिनका नाम था स्केरी मूवी 5 और एंगर मैनेजमेंट। शुरुआत में दोनों ने आने वाली फिल्म के बारे में चर्चा की और ऐसा लग रहा था कि वे अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन फिर लेटरमैन ने इंटरव्यू का रुख बदलकर लोहान से आक्रामक सवाल किए जिससे वो असहज हो गईं। पहले उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें किसी पुनर्वास कार्यक्रम में होना चाहिए था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह 2 मई को उस सुविधा में जाएंगी और वहां 3 महीने तक रहेंगी। लेटरमैन ने पूछा वह कितनी बार पुनर्वास गई है। लोहान ने कहा कई बार। जब उनसे रिहैब जाने का कारण पूछा गया तो लोहान असहज हो गई और बोली कि उन्होंने ऐसे सवालों पर चर्चा नहीं की थी। लेकिन लेटरमैन ने जिद नहीं छोड़ी और लोहान के विषय बदलने के बावजूद लगातार सवाल पूछते रहे। एक मौके पर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने लेटरमैन को डांटते हुए कहा कि उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत ऐसी चीज नहीं है जिस पर मजाक किया जाए। लेकिन इसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें $2,500 की सोने की नेकलेस चोरी करते पकड़ा गया था और कहा कि उन्हें शो में अपनी ड्रेस पर टैग लगाना चाहिए था। जहां लेटरमैन को उनके बेरुखे इंटरव्यू स्टाइल के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, वहीं लोहन ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए हंसने की कोशिश की और कहा मुझे आपको देखकर अच्छा लगता है। नंबर 7। हॉलीवुड की अभिनेत्रियां, सुपर मॉडल्स और गायिकाएं फिल्म इंडस्ट्री के असंगत सौंदर्य मानकों के कारण वजन कम रखने के दबाव में रहती हैं और कई मामलों में जैसे ही वे थोड़ा भी वजन बढ़ा लेती हैं, उन्हें या तो उनके प्रशंसकों द्वारा या हॉलीवुड के अधिकारियों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता है। आजकल इस तरह की बॉडी शेमिंग को पूरी तरह से अस्वीकार्य माना जाता है। इसी वजह से हॉवर्ड स्टर्न और अन्ना निकोल स्मिथ के बीच 2002 में हुआ एक इंटरव्यू फिर से ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें बहुत से लोग स्टर्न के घिनौने व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं। स्मिथ को फिल्म स्टार बनने की प्रेरणा मर्लिन मुनरो से मिली, लेकिन इसके लिए उन्हें कई साल मर्लिन जैसे ही मानकों पर खरा उतरना पड़ा। उन्हें अक्सर टैब्लॉइड्स में दिखाया जाता था, जो उनके अधिक वजन के लिए उन्हें शर्मिंदा करते थे और कॉमेडियन भी अक्सर उन्हें अपने कई मजाकों का निशाना बनाते थे। इंटरव्यू के समय स्मिथ अपने खुद की रियलिटी टीवी सीरीज द अन्ना निकोल शो में अभिनय कर रही थी और वो सीरीज पर चर्चा करने के लिए हॉवर्ड स्टर्न शो में आई थी, लेकिन जल्द ही हालात बेकाबू हो गए। एक पुराने एपिसोड में स्टर और मेहमानों ने स्मिथ के वजन पर चर्चा की। होस्ट ने कहा कि उनका वजन करीब 300 पाउंड है और पूछा कि स्मिथ खुद को भारी क्यों नहीं मानती। फिर उन्होंने स्मिथ के वजन पर शर्त लगाई। स्टर्न की को-होस्ट रॉबिन क्विवर्स ने इसे शानदार बताया, जबकि स्मिथ के फैंस का मानना था कि उन्हें स्मिथ का बचाव करना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने स्मिथ को इंटरव्यू के लिए स्टूडियो बुलाया और आते ही स्मिथ ने सवाल किया कि स्टर्न उन्हें ओवरवेट क्यों कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि स्मिथ उस तरह से कपड़े नहीं पहनती जैसी कोई महिला पहनती है जिसे पता हो कि वो ओवरवेट है, लेकिन स्मिथ ने पलटकर कहा कि उन्हें पता है कि वो बड़ी महिला हैं, उनके अपने शब्दों में। इसके बाद जो हुआ उसने फैंस को हैरान कर दिया। स्टीर ने स्मिथ को तराजू पर चढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की और बताया कि उन्होंने इस नतीजे पर पैसे लगाए हैं। उन्होंने मना किया, बार बार तराजू पर चढ़ने के लिए चिल्लाया गया और $3,000 भी ऑफर किए, फिर भी उन्होंने इनकार किया। साक्षात्कार बहुत गर्म हो गया और स्मिथ ने कई साल बाद काफी वजन घटाने के बाद माफी की मांग की, लेकिन स्टर्न ने कभी भी किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी और स्मिथ का अंततः निधन हो गया, बिना इस बात के कि स्टर्न को कभी यह एहसास हुआ हो कि उनके व्यवहार ने कितना नुकसान पहुंचाया और उनकी टिप्पणियों ने शायद स्मिथ की नाजुक मानसिक स्थिति और अंततः उनके निधन में योगदान दिया। नंबर 6। कोर्टनी लव
ग्रांज लेजेंड कर्ट कोबेन की पूर्व पत्नी विवादों से अनजान नहीं है। दशकों तक उन्होंने शराब और अवैध नशीले पदार्थों से जूझा। कुछ लोगों ने कोबेन की मौत का दोष भी उन पर लगाया, हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ। लव को वर्षों से आलोचना झेलनी पड़ी है क्योंकि वह अक्सर अपने बैंड होल के साथ मंच पर बेहद नशे की हालत में नजर आती थी और निर्वाणा के पूर्व ड्रमर और वर्तमान में फू फाइटर्स बैंड के गायक डेव ग्रोहल के साथ उनके बहुत सार्वजनिक झगड़े के लिए भी। उनके जीवन के सबसे बुरे पलों में से एक 1995 में आया जब लव ने MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में शिरकत की। उनके वहां पहुंचते ही लगा कि उन्होंने मैडोना का इंटरव्यू कर्ट लोदर को लेते देखा और बिना बुलाए खुद ही बीच में आ घुसी। पहले उन्होंने पर्स से मेकअप कॉम्पैक्ट्स निकालकर गायिका पर फेंके। मैडोना लव की तरफ उलझन से देख रही थी, जिसे लव ने इंटरव्यू का न्योता मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था। मैडोना ने लोडर से कहा कि कॉर्टनी लव को मंच पर न बुलाएं। उन्होंने कहा, कॉर्टनी लव को अभी ध्यान चाहिए। वह कुर्सी पर बैठी और इंटरव्यू पर छा गई, जिससे मैडोना चिढ़ गई। उसने सबकी सीमाओं की अनदेखी कर अपने जूते मैडोना के जूतों से तुलना की। उसके बाद उसने अस्पताल में काम करने और मशहूर होने के बारे में बात की, लेकिन उसकी ज्यादातर बातें बेतुकी लग रही थी, जैसे कोई स्पष्ट वाक्य नहीं बल्कि बड़बड़ाहट हो। यह स्पष्ट था कि वह बहुत नशे में थी और दोनों गायकों में जल्द ही बहस शुरू हो गई। मैडोना ने लव की अवैध नशीले पदार्थों की लत का जिक्र किया, लेकिन लव ने ध्यान नहीं दिया और बस बड़बड़ाती रही। आखिरकार मैडोना की पब्लिसिस्ट ने हस्तक्षेप किया। मंच से बाहर जाते हुए मैडोना ने लव की ओर किस उछाली, जिससे साफ था कि 4 मिनट की तकरार में वह विजेता रही। उसी समय लव पीछे फिसलकर कुर्सी से गिर गई। लोडर मदद के लिए आए। इससे इंटरव्यू अचानक खत्म हो गया क्योंकि कैमरे उस दृश्य से हट गए जिससे लव अपनी कुछ गरिमा बनाए रखने में सफल रही। ये घटना संगीत उद्योग में कुख्यात है और मैडोना ने बाद में लिखा कि उस दिन लव का व्यवहार अवैध पदार्थों से दूर रहने का एक और कारण है। नंबर 5, जोआन रिवर्स मशहूर अभिनेत्री, कॉमेडियन, प्रोड्यूसर और शो होस्ट का 81 साल की उम्र में सितंबर 2014 में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध हस्ती थी। वह शानदार इंटरव्यूअर थी, इसलिए उन्होंने CNN की फ्रेडरिका विटफील्ड द्वारा इंटरव्यू में पूछे गए सवालों पर, जो उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले हुआ था, आपत्ति जताई थी। उस समय रिवर्स एक शो की होस्ट थी जिसका नाम था फैशन पुलिस। इस शो का मकसद था कि कई मशहूर हस्तियों को सेट पर बुलाया जाए और फिर वे मिलकर दूसरी हस्तियों के रेड कारपेट आउटफिट्स को देखें। वो अपनी किताब डायरी ऑफ अ मैड डीवा का प्रचार भी कर रही थी। फैशन पुलिस भले ही मनोरंजन लगे, लेकिन यह शो अक्सर अपमानजनक टिप्पणियां और कपड़ों की पसंद का मजाक उड़ाता था। जोआन रिवर्स ने अपनी मृत्यु तक शो होस्ट किया, जिससे फ्रेडरिका विटफील्ड के साथ तीखा इंटरव्यू हुआ। शुरुआत में बातचीत योजना के मुताबिक थी, क्योंकि दोनों महिलाओं ने जोआन रिवर्स के करियर और उनकी जिंदगी पर चर्चा की। एक सवाल ने इंटरव्यू का माहौल बदल दिया और विटफील्ड इससे नहीं उबर पाई। जब उनसे कहा गया कि उनका फैशन पुलिस शो मतलबी है, तो रिवर्स साफ तौर पर परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि वह अपने साथी सेलिब्रिटीज के प्रति मतलबी नहीं है, बल्कि जब वह उनके कपड़ों की पसंद की आलोचना करती हैं तो बस सच बोल रही होती हैं। उन्होंने बताया कि रिवर्स ने अपनी नई किताब के कवर पर असली फर कोट पहना, जबकि वह खुद को पशु अधिकार कार्यकर्ता कहती रही है। रिवर्स ने पूछा, क्या विटफील्ड असली चमड़े के जूते पहनती हैं? और इंटरव्यूअर को चुप रहने को कहा। क्या विटफील्ड ने स्थिति गलत समझी थी? यह अज्ञात है, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाना जारी रखा, जिससे रिवर्स ने आपा खो दिया। उन्होंने गुस्से में कहा कि इंटरव्यू अब रक्षात्मक है, और विटफील्ड ने मामले को हल्का करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रिवर्स का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने तुरंत अपना ईयरपीस निकाल दिया, ये घोषणा करते हुए कि वो जा रही हैं। ऐसा करने से पहले उन्होंने यह बताया कि इंटरव्यूअर ने सिर्फ नकारात्मक बातें की हैं और यह भी बताया कि उनके कोट की फर उस समय तक 15 साल पुरानी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब जोर से पटक दी और अचानक वहां से चली गई, जिससे विटफील्ड हैरान रह गए कि आखिर हुआ क्या था। नंबर 4, जॉन सीना, द अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन जैसे कई प्रोफेशनल रेसलर्स ने कहा है
कि इंटरव्यू में उनसे सबसे परेशान करने वाला सवाल यही पूछा जाता है कि क्या उनकी प्रोफेशन फर्जी है। उन्होंने बताया है कि भले ही कहानी स्क्रिप्टेड हो, लेकिन रिंग में एक्शन खतरनाक होता है और इसमें गंभीर चोट या इससे भी बुरा हो सकता है, जैसा पहले भी हुआ है। 90 के दशक के मध्य में प्रो रेसलिंग पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय थी और इस खेल के सबसे आइकॉनिक स्टार्स में से एक द अंडरटेकर अपने साथी स्टार वेडर के साथ टीवी शो गुड मॉर्निंग कुवैत में इंटरव्यू के लिए बैठे। दोनों कुवैत में WWE के मिडल ईस्ट टूर का प्रमोशन करने आए थे और उनका इंटरव्यू शो के होस्ट बासम अल औथा ले रहे थे, जिन्हें शायद रेसलिंग की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने द अंडरटेकर से रेसलिंग नकली होने पर सवाल किया, जिससे साफ हुआ कि स्टार को ऐसे सवाल पसंद नहीं है। उन्होंने प्रोफेशनल बने रहने की कोशिश की और बताया कि मूव्स पहले से तय होते हैं, लेकिन चोटें असली और काफी खतरनाक होती हैं। उथमान ने जवाब मान लिया, लेकिन अगला सवाल पूछते ही वॉर्डर चुप ना रह सके और बोले, मेरे समझदार सहयोगी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बहुत कूटनीतिक है। शायद मैं कूटनीतिक नहीं हूं। सच कहूं, आपका सवाल और बातें मेरे काम के लिए अपमानजनक हैं। उन्होंने कहा कि वह उसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं क्योंकि होस्ट ने मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतर पुरुष उनकी तरह रोज रिंग में नहीं उतर सकते, अगर उतर सकते तो करते। जैसे ही उस्मान ने जवाब देने की कोशिश की, वेडर अचानक अपनी कुर्सी से कूद पड़े और प्रस्तुतकर्ता की टाई पकड़ ली और उनसे पूछा कि क्या उनकी मौजूदा स्थिति नकली लग रही है। फिर उन्होंने उस्मान को उसी शाम रिंग में आकर उनका सामना करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्रस्तुतकर्ता, जो साफ तौर पर घबराए हुए थे, उनसे शांत होने के लिए कहा। वेडर ने कहा कि वह अपमानित होने नहीं आए हैं और फिर जोर से उनकी टाई छोड़ दी। आज भी यह रेसलिंग इंटरव्यू इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित पलों में से एक माना जाता है, जिसके कारण वेडर को पुलिस ने 10 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया था। नंबर 3, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक विंस मैकमैन 2001 में बॉब कॉस्टास के साथ लाइव इंटरव्यू में शामिल हुए थे। उस दिन की घटना को आज भी कई लोग केबल स्पोर्ट्स के इतिहास के सबसे धमाकेदार लाइव आमना सामनाओं में से एक मानते हैं। संभवतः इंटरव्यू का माहौल इसलिए बिगड़ा क्योंकि मैकमैन आलोचना सुनने के आदी नहीं थे, क्योंकि वे इतिहास के सबसे सफल खेल संघों में से एक के संस्थापक सदस्य थे। 2018 में उन्होंने FXL नामक फुटबॉल लीग शुरू की, जिसे मैकमैन ने NFL की टक्कर में बनाया था। यह WWE और NBC के बीच एक संयुक्त उद्यम था और पहला मैच लास वेगस आउटलॉज और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी हिटमैन के बीच 3 फरवरी 2001 को खेला गया था। यह विचार नया था, लेकिन दिखावटी खेलों की तरह प्रशंसक जल्द ही इससे ऊब गए। उस वक्त WWE की मुख्य स्टोरी लाइन बासी हो रही थी, जिससे मैकमैन पर दबाव था। इस दौरान उन्होंने कोस्टास से बात की और मेहमान का परिचय देकर होस्ट ने बताया कि XFL की रेटिंग्स पहली हफ्ते से 75% गिर गई थी। उन्होंने कहा कि इन खेलों ने टीवी पर सबसे कम प्राइम टाइम रेटिंग्स पाई हैं और पूछा कि क्या मैकमैन अगले साल गेम्स की गारंटी दे सकते हैं। जवाब था नहीं। बाद में मैकमैन ने कहा कि वह कोस्टास की विषय पर बने रहने में असमर्थता के कारण चिढ़ गए थे और क्योंकि यह साफ हो गया था कि वह किसी अज्ञात कारण से मैकमैन की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। कोस्टास बार बार टोकते रहे और मैकमैन के मुताबिक खुद को बेहतर दिखा रहे थे। एक मौके पर फिर से टोके जाने के बाद मैकमैन अपनी कुर्सी पर आगे झुक गए और कोस्टास से कहा कि जब तक वह उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं तब तक अपना मुंह बंद रखे। उन्होंने कहा कि कोस्टास को पता नहीं है कि वो किस बारे में बोल रहे हैं और शो को बॉब कोस्टास इंटरप्ट प्रोग्राम कहा। कोस्टास ने बताया कि वो मैकमैन को सतर्क रखने के लिए ऐसा कर रहे थे। फिर उन्होंने बीच में टोक कर इंटरव्यू खत्म किया और मैकमैन ने बाद में कहा कि अगर कोस्टास बड़े होते तो शायद वे लाइव टीवी पर उनसे उलझ पड़ते। नंबर 2, रॉबर्ट ब्लेक ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बचपन में 1939 की शॉर्ट फिल्म जॉय स्काउट से की थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सफल करियर बनाया, पर उनकी जिंदगी विवादों से दूर नहीं रही। कई लोग मानते हैं कि ब्लेक अपनी पत्नी बॉनी ली बेकली की
2001 में हुई मौत के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन यह साबित नहीं हुआ और मामला आज भी अनसुलझा है। इस मामले में ब्लेक ही संदिग्ध थे, पर उनकी दोषिता साबित नहीं हुई। बाद में यह तय किया गया कि वह वास्तव में उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें बेकली के परिवार को 30 मिलियन की राशि चुकाने का आदेश दिया गया। 2012 में उन्होंने विवादास्पद पियर्स मॉर्गन के साथ एक इंटरव्यू के लिए सहमति दी, क्योंकि वह स्वप्रकाशित आत्मकथा टेल्स ऑफ अ रास्कल का प्रचार करना चाहते थे। मॉर्गन ने पत्नी के केस पर सवाल किए तो स्टूडियो का माहौल बदल गया। ब्लेक साफ तौर पर गुस्सा थे। उन्होंने कहा कि वह किताब में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने मॉर्गन को उस व्यवस्था से छूट दी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि यह एक सौहार्दपूर्ण इंटरव्यू होगा। इसके बाद ब्लेक ने मॉर्गन से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इंटरव्यू लेने वाले ने जवाब दिया, मुझे बताइए। इसके जवाब में ब्लेक ने बस इतना कहा, खैर, सवाल पूछना शुरू करने से पहले अपनी रिसर्च कर लो, और इस तरह उन्होंने सवाल को टाल दिया। ब्लेक ने बताया कि बेकली ने कई लोगों को चोट पहुंचाई थी और जब भी उसकी जरूरत होती वह मिलती नहीं थी, क्योंकि वह अलग अलग इलाकों में रहती थी और उसके पास 15 पहचान पत्र व क्रेडिट कार्ड थे। फिर जब उनकी शादी हो गई तो अचानक सभी को पता चल गया कि वो जोड़ा कहाँ रहता है और कुछ ही हफ्तों बाद उसने अपनी जान गंवा दी। उसने मॉर्गन से कहा कि वह इस बारे में थोड़ा सोच ले, और जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा वह और भी ज्यादा चिढ़ने लगा। इंटरव्यू में गालियों की भरमार थी, क्योंकि ब्लेक लगातार मॉर्गन को डांटता रहा और एक मौके पर उसने इंटरव्यू लेने वाले पर आरोप लगाया कि वह उसकी पत्नी के केस के बारे में सवाल पूछकर उसका अपमान कर रहा है। मॉर्गन शांत रहा। उसने ब्लेक से पूछा, सब ठीक है या नहीं? ब्लेक ने कहा वह खुद को झूठा कहलाने नहीं देगा। कई बार उसने अपनी फिल्मों और किताब की लाइनें दोहराई और इंटरव्यू लेने वाले पर आरोप लगाया कि वह पुलिस वालों जैसा है जो चाहते हैं कि वह उम्र भर जेल में रहे। नंबर 1। 1987 में मशहूर अभिनेता शॉन कॉनरी ने टॉक शो 2020 में आने के लिए सहमति दी, जिसमें उनका इंटरव्यू बारबरा वॉल्टर्स ने लिया। इंटरव्यू का मकसद शॉन कॉनरी के करियर और सोच पर चर्चा था, लेकिन जल्दी पता चला कि बारबरा वॉल्टर्स के मन में और सवाल थे। उन्होंने एक पुराने प्रिंट इंटरव्यू पर आपत्ति जताई थी, जिसमें शॉन कॉनरी ने कहा था कि अगर कोई महिला शांत न हो तो उस पर हमला गलत नहीं है। शॉन कॉनरी ने इसे यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि वह कभी भी किसी महिला पर उसी तरह हमला नहीं करेंगे जैसे वह किसी पुरुष पर करते। उस वक्त बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था। वॉल्टर्स के कुख्यात इंटरव्यू में उनकी टिप्पणियां फिर से चर्चा में आईं और वह नाराज दिखे। वॉल्टर्स ने उनकी टिप्पणियां दोहराई और पूछा कि क्या कॉनरी को पहले कही बात याद है। कॉनरी ने कहा कि हाँ, और वे आज भी उसी पर कायम हैं। वॉल्टर्स, जो ये सुनकर साफ तौर पर हैरान थी, उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि ये स्वीकार्य व्यवहार है, जिस पर कॉनरी ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि ये अच्छा है या बुरा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह स्थिति पर निर्भर करता है कि मारपीट उचित होगी या नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि किस तरह की स्थिति में यह उचित होता है, जिस पर कॉनरी ने जवाब दिया कि जब कोई महिला किसी मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती जिसमें उन्हें लगता है कि महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, तो यह जरूरी हो सकता है। वॉल्टर्स कॉनरी की बातों से साफ तौर पर नाराज थी और उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि उन्हें उन हजारों शिकायत पत्रों के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए जो नाराज दर्शकों द्वारा भेजे जाएंगे जिन्होंने यह इंटरव्यू देखा है। कॉनरी ने सालों बाद कहा कि शो को इस तरह एडिट किया गया कि वे बुरे दिखे और 2 घंटे की बातचीत में से सिर्फ 20 मिनट दिखाए गए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह वॉल्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को मानसिक रूप से चोट पहुंचाना शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने से कहीं ज्यादा नुकसानदायक होता है, और उन्होंने दोहराया कि उन्होंने यह बात अपनी लिखी हुई किताब में भी समझाई है। उनका मानना था कि उस इंटरव्यू के दौरान उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर निकाल लिया गया था और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वॉल्टर्स ने उन्हें ऐसी बात कहने के लिए उकसाया था जिससे वह सहज नहीं थे। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।